कई दिनों से पुलिस एक मौलाना साहब को तलाश कर रही थी। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद मौलाना पकड़ा ही जाता है। मौलाना जब पकड़ा जाता है तो मौलाना साहब से पूछा जाता है कि आपका मोबाइल किधर है। मौलाना ने शायद ये समझा होगा कि जो उनके मोबाइल में था वो डिलीट हो चुका है और कुछ ऐसा था जो शायद उन्हें एहसास ही नहीं था कि वो उसके अंदर सेव थे, उसकी इनर मेमोरी में। पुलिस ने जब अपनी तकनीकी के माध्यम से उन सब चीज़ों को तलाश करने की कोशिश की तो इंटरनेट पर जो देखी हुई चीज़ें थी वो उसकी इनर मेमोरी में सेव था और पता चलता है कि मौलाना साहब तो गंदी फिल्में देखा करते थे और जो गंदी फिल्में देखा करते थे उनके पास जो छोटे छोटे बच्चे आते थे वो सब चीज़ें उनको भी दिखाया करते थे। दरअसल आज की कहानी के माध्यम से ये बताने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी कहाँ की है, कौन थे वो बच्चे और आखिरकार उस मौलाना की पोल कैसे खुली, फिलहाल अब क्या हो रहा है और भविष्य में उस मौलाना के साथ क्या क्या होने वाला है। दरअसल बच्चों को वो कहता था कि यदि तुमने किसी से कुछ कहा तो जिन्नात तुम्हारे घर में जाएंगे, तुम्हारे अम्मी और तुम्हारे अब्बू को हमेशा हमेशा के लिए मार डालेंगे और इसलिए बच्चे वो शांत रहते थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर और उधम सिंह का ही एक शहर है रुद्रपुर। दरअसल रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का एक गांव लगता है मलसी। बात कर रहा हूं 16 अगस्त 2024 की। दोपहर के आसपास का समय हो रहा था। एक बच्ची जो कि अभी कुछ ही देर पहले मस्जिद में मौलाना साहब से पढ़कर घर पे आई थी, थोड़ी गुमसुम थी, परेशान थी। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा क्या बात है, तुम इतनी गुमसुम, इतनी परेशान क्यों हो। वो लड़की जैसे उससे ये पूछा जाता है वो डरने लगती है, कांपने लगती है। माँ ने अपनी बेटी को अपने पास बिठाया, उसकी मनपसंद की जो चीज़ थी उसको खाने के लिए दी और खाने के बाद वो लड़की जब थोड़ी सी नॉर्मल होती है तब माँ पूछती है कि बेटा थोड़ा बताओ तो सही, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो लड़की कुछ बोल नहीं पाती है। इसके बाद जो माँ होती है वो पास में जो बच्चे होते हैं उनके पास जाती है, क्योंकि उन बच्चों के साथ उसका उठना बैठना उस बच्ची का ज़्यादा था। उन बच्चों से पूछा जाता है तो वो बच्ची भी कुछ ऐसे ही घबराने लगती है जैसे कि उस महिला की बेटी घबरा रही थी। उस बच्ची से जब पूछने की कोशिश कर रही थी तो वो भी नहीं बता रही थी। आखिरकार फिर वापस माँ वापस लौट के आती है, अपनी बेटी को और दुलारती है, पुचकारती है और ये भरोसा दिलाती है कि तुझे कुछ नहीं होगा और जो भी कुछ है तो मुझे बता दे। आखिरकार उसकी बेटी ने जो बताने की कोशिश की तो उसने कहा जिन्नात तुम्हें मार डालेंगे और अब्बू को भी मार डालेंगे यदि मैंने ये सब बातें बताई तो। लेकिन माँ ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा और मेरे पास जिन्नातों को रोकने की ताकत है, मैं भी रोक सकती हूँ, मैं भी उनकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती हूँ। जब माँ ने अपनी बेटी को ये भरोसा दिलाया तब उस बेटी ने कहा कि जब मैं मौलाना साहब के पास जाती हूँ तो मुझसे वो गंदी गंदी बातें करते हैं, यानी कि शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उस 8 साल की बच्ची ने अपने ही मौलाना की ये कहानी सुनाई तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है और गुस्से से तमतमा जाती है। मौलाना साहब के पास जाती है और जाने के बाद उनसे कुछ बुरा भला जब कहती है तो मौका पाते ही मौलाना वहां से भाग जाते हैं। अब इस बात की जो गूंज थी वो पूरे गांव में फैल जाती है। जैसे ही गांव के बहुत सारे लोगों को ये बात पता चलती है, मौलाना साहब को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, मौलाना भाग जाते हैं। हालांकि उस महिला को भी समझाने की कोशिश की गई थी कि जो भी हुआ है इसे शांत करो, खत्म करो, बदनामी होगी। लेकिन अगला दिन निकलता है, उस महिला का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि उसकी बेटी के साथ जो हुआ था वो वाकई अच्छा नहीं था, भयानक था। वो सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है, यानी कि रुद्रपुर कोतवाली में एक तहरीर दी जाती है और तहरीर देने के बाद पूरी कहानी बयां करती है कि मेरी जो बेटी है वो एक स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में पढ़ने के बाद जब घर पे आती है तो उस बच्ची को पास में ही मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक कमरा है और उस कमरे के अंदर मौलाना साहब रहते हैं और मौलाना ही उस बच्ची को दीनी तालीम देते हैं, यानी कि उसमें अरबी पढ़ाते हैं, उर्दू भी पढ़ाते हैं, साथ ही नमाज के तरीके बताते हैं कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। लेकिन कई दिन से मेरी बच्ची थोड़ी गुमसुम रहती है, परेशान रहती है। इस तरह की जो तहरीर थाने में मिलती है उसके बाद फिर इस जिले के जो एसएसपी होते हैं, एसएसपी के पास उस थानेदार ने बातचीत की, मुकदमा दर्ज हो जाता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद आखिरकार जो इसके ज़िले के एसएसपी होते हैं मंजूनाथ टीसी, वो 18 सदस्यीय एक एसआईटी का गठन करते हैं ये जानने के लिए कि इसमें बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। आखिरकार इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो पता चलता है कि मौलाना मौका पाते ही वहां से भाग चुका था। वो कहाँ का रहने वाला था उसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है पीलीभीत और पीलीभीत का ही थाना लगता है जहानाबाद। उसी का एक गांव है डोंग। डोंग का रहने वाला वो मौलाना कुछ दिन पहले तक रामपुर के शाहाबाद में नौकरी किया करता था, लेकिन बताते हैं कि वहां पर जो मस्जिद से होने वाली आमदनी थी, यानी कि वेतन था, मानदेय था, वो कम था। इसलिए उसने शाहाबाद की उस नौकरी को छोड़ने के बाद सीधा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र का जो गांव लगता है मलसी, उस गांव में जाकर ये करीब 2 महीने पहले वहां पर ज्वाइन कर लेते हैं और नमाज पढ़ाने के साथ साथ अपने ही कमरे में
कुछ मोहल्ले के बच्चों को दीनी तालीम भी दिया करते थे, यानी कि उर्दू और अरबी वगैरह पढ़ाया करते थे। अब मौलाना को तलाश करने के लिए जो पुलिस की टीमें थीं वो लग जाती हैं। आखिरकार मौलाना पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद इस मौलाना को जब लेके आते हैं तो मौलाना साहब से ये पूछताछ की जाती है कि आखिरकार कहानी क्या है, क्या क्या नहीं है। तो मौलाना ने बिल्कुल इत्मीनान के साथ सारी बातों को बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि उन सब चीज़ों को झुठलाने की कोशिश की। मौलाना का जो नंबर था वो बंद था, लेकिन उस मौलाना के नंबर को जो मोबाइल को जब्त किया गया तो उसे ये नहीं पता था कि जो उसने मोबाइल की हिस्ट्री में देखा था उसके अंदर सेव है, यानी कि उसके रूट वेव जो होता है उसमें पहले से सेव होता है, उसको आसानी से डिलीट नहीं किया जा सकता। और वैसे भी पुलिस के पास अच्छी खासी तकनीकें होती हैं, उस तकनीक के माध्यम से पता चलता है कि वो उसमें गंदी फिल्में, यानी कि पॉर्न साइट के पास जाकर गंदी फिल्में देखा करता था। अब उस बच्ची के साथ साथ जितने भी बच्चे आया करते थे उन बच्चों से बारी बारी से पूछताछ की जाती है। तो पता चलता है कि जो बच्चे हैं वो 5 साल से लेकर 10-12 साल तक के बच्चे हैं जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते थे। मौलाना बहुत ही शातिर किस्म का व्यक्ति, जिन बच्चों की उम्र 8 या 9 साल से ऊपर होती है, खासकर लड़के, उनके साथ वो बहुत सख्ती से पेश आया करता था। उन्हें खूब बहुत बुरी तरह से मारता था, पीटता था और उनसे एक-एक चीज़ को बारीकी से पूछता था कि तुमने ठीक से याद किया है, नहीं किया है। और इस बात की आस-पास के लोगों में बड़ी तसल्ली होती थी कि मौलाना साहब बहुत सख्त हैं और बच्चों को अच्छे से उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, अरबी पढ़ा रहे हैं। लड़कियों के लिए भी यही था, जो 8-9 साल से ऊपर की लड़कियां होती थीं, जो थोड़ी समझदार थीं, अगर किसी बच्ची के साथ कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करें, तो वो जाकर अपने घर पे बता सकती थी। तो ऐसे उसमें उन बच्चियों को वो होमवर्क दिया करता था और उनके साथ भी वो सख्ती से पेश आता था। अब इन्हें जल्दी से बच्चों को आते थे और जल्दी ही घर पे 10-15 मिनट में भेज दिया करता था। लेकिन जो बच्चियां 5 से 8 साल की हुआ करती थीं, उन बच्चियों को वो अपने पास रखा करता था और उनसे बड़े प्यार से अच्छे से बातें करना, साथ ही उन्हें अपने एसी वाले कमरे में ले जाना। बारी-बारी से उन लड़कियों को वो एडल्ट फ़िल्में, गंदी फ़िल्में, पोर्न वीडियो इस तरह से दिखाया करता था और जो-जो उस वीडियो के अंदर होता था, कुछ-कुछ वैसे ही हरकत करने की वो कोशिश करता था। पुलिस की जाँच में आया कि वो अकेली बच्ची नहीं थी, बल्कि 5 लड़कियों के साथ लगभग 1.5-2 महीने से ये सब ऐसे ही चल रहा था और सब बच्चियों से ये कहा गया था कि अगर किसी ने भी घर जाकर ये सब बताने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ क्या होता है, तो जो मेरे पास जिन्नात हैं, वो उसके पास जादू है और उन जिन्नातों को वो छोड़ देगा, तुम्हारे घर जाएँगे, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, इनको वो मार डालेंगे, यानी कि उन्हें बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। छोटी बच्चियों के दिमाग में, दिल में इस तरह का डर बैठाया गया था कि वो जिन्नातों से डरने लगती हैं और यही कारण था कि कई दिनों से, यानी कि बताते हैं 1.5 महीने, 2 महीने से वो लगातार शोषण सह रही थीं। उनके साथ वो किस हद तक गया था, पुलिस इसी मामले की जाँच-पड़ताल में जुटी हुई है। आखिरकार जब ये बात गाँव वालों को पता चलती है कि उसने एक नहीं बल्कि 5 लड़कियों के साथ इतना घिनौना कृत्य किया है, तो गाँव वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति के पीछे वो नमाज़ पढ़ रहे थे, वो शायद नमाज़ भी कभी कबूल हो पाएँगी या नहीं हो पाएँगी। लेकिन इस घटना ने पूरे गाँव को तोड़ कर रख दिया। हालाँकि पुलिस ने जब 18 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है, उस एसआईटी के माध्यम से उस मौलाना की और भी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है कि जहाँ-जहाँ भी वो आज तक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले पूर्व में कुछ बच्चियों के साथ, कुछ लड़कों के साथ उसने ऐसा कोई घिनौना गंदा कृत्य तो नहीं किया है। हालाँकि पुलिस अभी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँची है, लेकिन उसको रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है और पुलिस इस मामले की जाँच-पड़ताल में जुटी है और जैसे ये बात अखबार, सोशल मीडिया, अलग-अलग माध्यम से जब ये लोगों में फैलती है तो लोगों में गुस्सा होने लगता है। ये मामला उत्तराखंड की विधानसभा में भी उठाया जाता है और ये पूछा जाता है कि आखिरकार कब तक इस तरह की घटनाएँ होती रहेंगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे मदरसे में ही जाते हों, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे स्कूल जाते हों, आपके बच्चे आपके घर से अलावा कहीं भी जाते हैं, घर के किसी सदस्य से भी अगर मिलते हैं, तो आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है अपने बच्चों से बातचीत करें। उनके दिलों में बैठकर उनके बात उनसे इतना प्यार से, इत्मीनान से उनके जगह बनाकर उनके मन में, उनके दिल के अंदर, उनसे ये जानें कि आज तुम्हारे साथ पूरे दिन हुआ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है आपके बच्चे के साथ कहीं कुछ गलत काम हो रहा हो और अब वो गुमसुम हो और आपको इस बात का एहसास ही ना हो और वो लंबे समय से ऐसे झेलता चला आ रहा हो। आप ये बताएँ कि किस चीज़ को छूने से अच्छा होता है, किसको छूने से गलत होता है? यानी कि गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छे से जानकारी दें। हालाँकि सरकार, जो अलग-अलग राज्यों की सरकारें हैं, वो स्कूल, कॉलेजों में इस तरह के प्रोग्राम चलते रहते हैं कि क्या गुड टच होता है, क्या बैड टच होता है, ताकि किसी बच्चे के साथ इस तरह की हरकत ना हो। लेकिन ये परिवार के लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों से वो बहुत नज़दीक जाके उनसे ये बातचीत करें कि उनके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो उस अपराधी को, उस आरोपी को, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी किस्म का व्यक्ति हो, उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश करें ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ कोई ऐसी
घटना ना हो। दोस्तों, जाते जाते आज सीतापुर के रहने वाले हैं अनिल हसमुख, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें राहुल मीणा है, राव मोहम्मद यासीन है, हेम सिंह है, मोहम्मद अकरम जावेद, हर्ष कुमार, राजेश कंवर, शमशुल अंसारी, ब्रजकिशोर वर्मा, मौलाना शमशाद, समीर अंसारी, इरफान खान, काजल तिवारी, सुशील वर्मा, अक्षय कुमार, मोहम्मद अजीम अहमद, कपिल डागुर, मोहम्मद कासिम, नरेंद्र सैनी, मंजू देवी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।